अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समा मनी विद गज़ाल। नाज़रीन, 10 जून बहुत करीब आ चुकी है, बजट आने वाला है और जब भी बजट आने वाला होता है हम सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है और जो भी सवाल हो वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड टैक्सेशन, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता है कि इन्होंने टैक्स नेट को तो एक्सपैंड करना नहीं है और सारा का सारा जो लोड है वो एक ही सेगमेंट पे आ जाना है, यानी कि आप पे, मेरे पे और जितने भी सैलरीड पर्सन हैं उन पे। तो इस पर बात करना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हमने बुला लिया है इशफाक यूसुफ तोला साहब को, हु इज़ एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन मैटर्स। तो इशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम गजाल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बेहतरीन बेहतरीन। इशफाक साहब, मुझे याद है कि आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था। पूरा 1 साल पहले की बात है कि हम तब भी बैठे ये इश्यूज डिस्कस कर रहे थे। हम तब भी कह रहे थे कि भाई टैक्स नेट एक्सपैंड नहीं होता, सारा का सारा जो लोड है वो सैलरीड पर्सन पे आ जाता है और बजाय इसके कि टैक्स नेट को एक्सपैंड करें वो टैक्स लोड को बढ़ाई जा रहे हैं। अभी भी यही चल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच गजाल। गजाल देखिए, वो जो कहते हैं ना कि जी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बार बार टैक्स नेट बढ़ाएं और जो हम डिजिटाइजेशन कर लें। मेरा ख्याल है वी आर मिजरेबली फेल्ड। जो आउटगोइंग चेयरमैन ऑफ एफबीआर थे, उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर बात कर दी थी कि जी 3 साल से पहले हम ये काम नहीं कर सकते, जिसका टारगेट, एम्बिशियस टारगेट हमारे पीएम साहब ने 6 महीने के रखे थे। तो अब मेरा ख्याल है, देखें इस वक्त एक गल्फ विच इज बीइंग क्रिएटेड बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टर, और इसकी वजह से आप देखें 1 ट्रिलियन से ऊपर का आपका, मेरा ख्याल है, जो टारगेट वर्सेस आपकी कलेक्शन आ रही है। और इस कलेक्शन में भी मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कितने रिफंड रोके गए हैं, क्योंकि फास्टर जो था वो भी मेरा ख्याल है अब नाकाम हो गया और उसके भी रिफंड दिए जा रहे हैं। और उसके भी बड़े अजीब इशू हो जाते हैं। कभी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है और उसके बाद हमें जो भी होता है वो डेफर हो जाता है। डेफर की बड़ी सख्त कंडीशन है और फास्टर जो 7 दिन में सपोजिटली क्लियर होना था वो भी 2-2, 3-3 महीने अब क्लियर नहीं होता। ऐसे ही है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स के रिफंड तो मेरा ख्याल है नापैद है, कुछ मिलते ही नहीं है। और पहले तो ये एक सिस्टम था जो कि बड़ा करप्ट सिस्टम हुआ करता था, बट हर कोई करप्ट नहीं होता, अच्छे अफसर भी हैं। मगर अब उसको भी सेंट्रलाइज किया, वैसे एक अच्छी चीज है, बट सेंट्रलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिले करें, और वो इतने डिले हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, तीसरी तरफ दूसरी जो सबसे बड़ी एक बात है कि एडवांसेस ले लेके हम कब तक पेट भरेंगे एफबीआर का, और कब तक वो टारगेट अपने बताएंगे, क्योंकि अब हमारी इत्तला के हिसाब से अब तो ये मिनिस्टरों ने भी टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ इट कि 2027 तक के एडवांसेस ले लिए गए। टैक्स ईयर 2027 के बैंकों से एडवांसेस देंगे। अब आप मुझे बताएंगे यार, हम ये निजाम कैसे चलाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि स्लोली ग्रेजुअली एफबीआर इज ट्रांसलेटिंग इनटू अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान। जब आपके पास अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप फिर कैसे इस कंट्री को फीड करोगे? आप टैक्स लिए जा रहे हो, नेट आप ब्रॉडन करते नहीं हो। एक रिपोर्ट हमने जो बनाई थी, इंटरिम रिपोर्ट बनाई थी जी, वो लगती थी कुछ उम्मीद की एक किरण थी, मगर वो भी एक मेरा ख्याल है केयरटेकर सेटअप ने आके उसको भी बिल्कुल ही जो है ना बिल्कुल खत्म कर दिया। उस रिपोर्ट को भी ना इम्प्लीमेंट होने दिया और उसमें से कुछ बिट्स एंड पीसेस निकाले और वो भी इस भोंडे तरीके से उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया कि मुझे लग रहा है कि ना करते तो बेहतर था, ताकि आने वाला कोई ना कोई किसी तरीके से कर लेता। अच्छा, इन्होंने इशफाक साहब पिछले साल इतने ज़्यादा इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए सैलरीड क्लास पर, और हमने देखा कि 10 महीनों में ही कंपेयर टू द लास्ट फिस्कल ईयर 437 अरब रुपए टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया किसने? सैलरीड क्लास ने। ठीक है, विच इज़ अ रिकॉर्ड अमाउंट। उसके मुकाबले में अगर हम देखें, एक्सपोर्ट को पकड़ लें, एग्रीकल्चर को पकड़ लें, रिटेल सेक्टर को पकड़ लें, तो ना होने के बराबर है। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना? हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं दिख रहा है। आई मीन, उनको अगर दिख भी रहा है तो क्या वो इतने सीक्रेट काउज हैं वाले सेक्टर्स के, वो उन पे हाथ नहीं डाल पा रहे? देखिए, आपने बहुत बड़े सवालात एक साथ जम कर दिए। आपने सैलरी टैक्सेशन की जो शुरू हुई थी वो 2020 से चल रही है। जब आईएमएफ से हमने कमिटमेंट किया था कि जी हम पर्सनल इनकम टैक्स पे हम इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे, और उस वक्त हमने इनसे बात किया कि हम 150 बिलियन रुपीस एक्स्ट्रा जनरेट करके देंगे। तो वो वादा वफा नहीं हुआ, आपको पता है। कमिटमेंट होने के बाद फिर हमने वो यू टर्न हमने लिया, और यू टर्न लेने के बाद जो फरवरी 22 में हुआ वो हम सबके सामने, बाद आईएमएफ के नॉट ट्रस्ट अस।
तो वो अब उन्होंने जो भी इस्लाहात करनी थी खुद अपनी मौजूदगी में करवाई और पैकेज का पार्ट बनाया जो IMF लोन। दूसरी बात आप आ जाए एग्रीकल्चर पे टैक्स, वो सूबों का जिम्मे में आता है, मगर फिर भी फेडरेशन से मैंने एक कंडीशन बना दी थी कि फेडरेशन को टैक्स एग्रीकल्चर, नॉट एग्रीकल्चर इनकम, बट इनडायरेक्टली आप मिनिमम एसेट टैक्स लगा दें, ताकि यानी कि फर्ज करें अगर मेरी इनकम, अगर फर्ज करें मैं इनकम टैक्स देता हूँ साल का 20 लाख रुपए और मेरे एसेट्स अगर 20 करोड़ रुपए के हैं तो ठीक है, मैं 1% दे रहा हूँ तो ठीक है, मगर अगर मेरी एसेट्स 1 अरब रुपए की हैं तो मुझे करोड़ देना चाहिए और मैं 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो आप मेरे हिस्से का केस दे रहे हो। तीसरा आपने कहा मुझे रियल एस्टेट पे, रियल एस्टेट का एक ही हल है, आपको वैल्यूएशन ऊपर लानी पड़ेगी और आपको टैक्स रेट कम करने पड़ेंगे। ये 100 दुकानें खोलने का मकसद कोई भी नहीं है। फिर वही आ जाता है कि ये सूबाई मामला है कि कौमी मामला है, तो ये सारी चीजें आपको पहले एक मरतबा बैठ के क्लियर करनी पड़ेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुकानदारों पे टैक्स की आपने बात की है, तो दुकानदारों पे टैक्स मैं लगवा चुका था और 270 अरब उस वक्त हमारी प्रोजेक्शन थी, जो कि एग्री कर चुके थे दुकानदार भी। बट उस वक्त हमारे जो टीम FBR थी उसमें भी कुछ नेगेटिव लोग थे जिन्होंने मेरा ख्याल है मिसलीड किया उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को भी, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है हम नहीं लगा सके। वरना आज ये जो ताजिर दोस्त स्कीम जो बन गई, बाद में अवाम दुश्मन स्कीम बन गई, उसकी जरूरत ही नहीं थी आपको। और उसी में से हमारे कॉन्सेप्ट से कुछ कॉन्सेप्ट बोरो किए, कट मारे, पेस्ट मारे, नकल की, अकल नहीं थी। तो बगैर अकल की जब नकल की तो ये हालत हुई आपकी। बिल्कुल। अच्छा अशफाक साहब, मुझे बताएं, एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि जो बैंक में हमारे पैसे पड़े होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग्स होते हैं, उन पर भी टैक्स लगने जा रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरे इल्म में है। हो नहीं सकता ये, क्योंकि सेविंग इज ऑलवेज अ टैक्स पेड मनी, तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो सकता, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं नहीं समझता, ये सिर्फ अखबारी तराशें, अभी नथिंग इज फाइनल टू द बेस्ट ऑफ कोर्स। अच्छा, और मुझे बताएं कि इस पूरा साल हमने देखा कि बार बार औरंगजेब साहब ने ये इतराफ़ किया कि उनको पता लग रहा था कि भाई सैलरीड क्लास पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो अगले साल हम इसको बेहतर करेंगे। तो मुझे बताएं, इस साल बेहतर हो सकता है, और अगर हुआ भी तो अगर आप एक साइड से रिलीफ दे रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं और से तो खींचना पड़ेगा। देखिए, रिलीफ की बात नहीं है, मेन ये है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप गजाल जो कर सकते हैं वो ये है कि आप रेट में कमी वाक़ई करते हैं या थ्रेशोल्ड बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज एक प्रोफेशनल का 2 लाख रुपए में घर चलाना नामुमकिन है। एब्सोल्युटली। एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा आपके बच्चों की फीसें, किराए का घर, ग्रोसरीज, आप ट्रैवलिंग, आपकी मेडिकेशन, ये बहुत ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो प्रपोज किया है कि जो 2 लाख तक का जिसका मंथली इनकम है उससे आप भले रिटर्न ले लें, बट टैक्स मिनिमम रखें 200, 500, 1000 रुपए महीना से ज्यादा। देर आफ्टर आप जितने भी आपके जो हैं उसमें 5% कम कर दें, मैक्सिमम रेट 30 होना चाहिए। हाँ, अगर कोई करोड़ रुपए से ऊपर कमा रहा है तो उसको सरचार्ज आप ले लें। अगर 15 करोड़ से ऊपर जो थ्रेशोल्ड से ऊपर आता है उससे आप सुपर टैक्स ले लें, सब चीजें आप ले लें, मगर कम से कम बेसिक रिलीफ जरूर दें। अच्छा, इसके साथ साथ सब्सिडी कम करने की भी बात ये चल रही है बिजली और गैस पे, तो इससे तो और ज़्यादा सीन ख़राब हो जाएगा जो हमारे सैलरीड तबका है उन पे और जो गरीब आवाम है। मैं एक बात बताऊँ, सब्सिडी नहीं, देखिए, तो गरीब आवाम के लिए तो नहीं होगी, क्योंकि अंडर अनप्रोटेक्टेड कस्टमर्स जो है ना, उनका तो इतना मतलब प्रोटेक्टेड कस्टमर्स को हमें देखना चाहिए कि अगर जिसके घर में एक पंखा, एक लाइट जल रही है तो उसको तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, और गैस में भी प्रोटेक्ट। अब अगर आप ये कहें कि जी आवाम महंगाई का शिकार हो जाएगी और उसको AC भी चलाना है रात को, पूरी रात घर में 2 AC भी चलाने हैं और 2 गाड़ियां भी रखनी है, और फिर आप बोलो कि नहीं जी मैं तो मर गया, तो ये फिर आपको अपनी आदतें भी ठीक करनी पड़ेंगी। आप दुनिया में देख लें, कहीं पर भी अपने पड़ोसियों में देख लें, कि मेरा तो अक्सर ट्रैवलिंग रहती है, तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, अब तो
हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्ट काफी हद तक बेहतर हो रही है, सिवाय थोड़ा सिंध में, कराची में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो भी अब ग्रेजुअली बेहतर हो रहा है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अपनी मोटरसाइकिल में आए, आप बसों में भी आ सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें आदतों में डालनी पड़ेंगी। जैसे दो दो एसी लगे होते हैं, चल रहे होते हैं, आप एक एसी चला लें 2 घंटे के लिए। हम जब छोटे होते थे तो यही होता था कि एक एसी लगा होता था, सारा घर वही उसी रूम को यूज करता था, और 2-3 घंटे के बाद वो एसी बंद कर दिया जाता था, रूम ठंडा होता था। इस तरीके से आपको अपने आप के अपना जो है ना लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। देखो, एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, सिर्फ लीडरशिप की जानिब से नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी की। अच्छा, प्रपोजल्स की बात हो रही है कि नई नई तजावीज़ दी जा रही हैं, तो एक और तजवीज़ ऐसी एक हमारे सुनने में एक और आई थी कि जितने भी सार्फिन सोशल मीडिया से या फ्रीलांसिंग से पैसे कमाते हैं उन पर भी कोई इजाफी टैक्स लगने जा रहे हैं, तो इससे तो और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा डिजिटल कम्युनिटी को अपनी? सार्फिन कहाँ से हो गए? वो तो बिजनेसमैन है यार। ओह सॉरी, आप मुझे, आई एम सॉरी टू से, क्रिएटर्स नहीं क्रिएट बिल्कुल। आप वो अपना, आप मेरी बात, आपको सैलरी मिल रही है, आप टैक्स देते हो ना। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, तो उनको भी टैक्स देना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात? बात तो ठीक है, लेकिन फिर आपको नहीं लगता कि अगर उधर करने जा रहे हो आप, तो आपको एक प्रॉपर एक अच्छा सिस्टम के थ्रू देना चाहिए? अगर उधर भी जाते साथ ही अच्छा खासा लोड बढ़ा दिया। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, चाहे एग्रीकल्चर हो, रियल एस्टेट हो, बिजनेस हो, सैलरी हो, कोई भी हो, जो कमाता है उस हिसाब से टैक्स दे दे। इसमें क्या, आप ये कैसे हो सकता है क्या वो क्या, दे आर द सन, वी आर द सन ऑफ लेसर गॉड, कि मैं 49% टैक्स दूं, आप 45% टैक्स दें, और उनको कहें यार चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे बड़े अच्छे बच्चे हो, तुमसे 10% लेंगे। क्यों भाई? आई एग्री, इनकम इज इनकम। आप उनसे भी वही टैक्स ले जो उनका बनता है। और अगर वो भागने की कोशिश करे, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अगर ये निजाम अगर थोड़ा सा सही कर दें, और ये हमारे जो यूएई के अंदर जो ये आईडीज ले लेते हैं, ये अभी हमने रेसिडेंस की डेफिनेशन में चेंजेस की बात की, 2 मिनट अगर लगेंगे इनको ठीक करने में। ये तो है। रेसिडेंस आईडी अगर आप ले रहे हैं, जैसे इंडिया कर रहा है कि जी आप उनसे ले लेते हैं 5 मिलियन दिरहम से ऊपर के जिनके भी एसेट्स हैं यूएई में, तो 2 मिनट में वो पकड़े जाएंगे। और इसके बाद आप रेसिडेंस की डेफिनेशन, आप सबसे बड़ी बुराई की जो जड़ है ना हमारी, वो है डुअल नेशनैलिटी। आई एग्री। आप एक नेशनैलिटी रखो। मैं देखता हूँ कि कौन जाके बाहर कमाता है, मैं देखता हूँ ना वहां पर किस तरीके से ये रहते हैं। भाई एक नेशनैलिटी आप रखें पाकिस्तान की, आप बोलेंगे जिसको दूसरी रखनी है, सौ बिस्मिल्लाह, आप यूएस सिटीजन बने, आप कैनेडियन बने, यूके बने, ये दरमियान में लटकने वाला क्या है? बट पाकिस्तान में फिर आप नहीं रहेंगे। फिर आप पाकिस्तान में अगर काम करेंगे तो आपको नॉन रेसिडेंट वाली बात नहीं मिलेगी आपको, कि यहाँ भी रेसिडेंट है, वहां भी आप नॉन रेसिडेंट है, यहाँ भी नॉन रेसिडेंट है, और आप बीच में घूर रहे हैं हवा में। हमने अपने रिटर्न बनाए और नोबडी इज बॉदर्ड टू चेक यू। नहीं, आई एग्री। और उस पर वाकई अब डुअल नेशनलिटीज वालों से तो मेरे को खास थोड़ा इतना बनता नहीं है इसी वजह से। लेकिन अब मुझे बताएं एक और चीज, अगर आपका बनता हो तो भी आपको आवाज उठानी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में। इशफाक साहब, अच्छा, हुकूमत ना इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर 5 साल की लेवी लगाने का भी सोच रही है, तो मुझे बताएं क्या इस टाइम पाकिस्तान लेवी नहीं लगा रही। मुझे तो नहीं लग रहा लेवी लगाने की कोई ऐसी बात है। वो एक कार्बन टैक्स की बात हो रही थी कि जी आपकी पेट्रोलियम लेवी है वो 70 से 100 रुपए पे कर देंगे। वो एक कंसिडरेशन में थी, और ये अखबारी तलाशों में अभी तक कोई प्रैक्टिकली हमारे सामने कोई चीज आई नहीं। ठीक है। वो वाली बात भी तो आ जाती है ना, जब तक बजट एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं हो जाता तब तक तो ये सारे कुछ हकीकत होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान अभी एक ईवी पॉलिसी के लिए तैयार है? ये वाकई ग्रीन इनिशिएटिव है या फिर बस एक और नया टैक्स? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी हमारे यहाँ जो भी आता है मशरूम ग्रोथ हो जाती है। आपने देखा होगा हर चीज में मशरूम ग्रोथ है। तो अब ईवी भी है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात होगी कि जो बच सकेगा वो बचेगा, जिसने सही मानों में इस पॉलिसी से मेरा ख्याल है फायदा उठाया, मुस्तफीद हुए, और जो लॉन्ग टर्म और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, इकोनॉमी तो मुश्किल से खेलेंगे, वो सर्वाइव हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ बैड थिंग। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अगर आप फर्ज करें एक गाड़ी को चार्ज करते हैं, मेरा ख्याल है कोई 3-4 घंटे में अगर वो चार्ज होती है तो वो 3000 रुपए की चार्जिंग पड़ती है, वो 400 किलोमीटर देती है।
और अगर आप नॉर्मल उसी से अगर आप 400 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर भी एक गाड़ी चलती है तो वो 40 लीटर पेट्रोल लेगी। 40 लीटर पेट्रोल आपका 10,000 रुपए से ऊपर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो फर्क तो बहुत है, और आपकी फ्यूचर सेविंग भी बहुत है। और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास वैसे ही एक्सेस पड़ी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आईपीपी के इतने जबरदस्त मुआहदे किए हैं, वाह बहुत ज्यादा। अच्छा अशफाक साहब, बस जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्योंकि हमें जो ज़्यादातर लोग देखते हैं वो मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करते हैं, तो मुझे बताएं कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कोई कुछ किसी भी किस्म का रिलीफ होने वाला है, कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, पेवस्तार शजर से उम्मीदें बाहर रख, मगर एक सवाल ये आता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ आप बताएंगे तो मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। देखिए, बिजली की नर्ख का इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है आपका नेपरा करता है, ठीक है। गैस से इसका कोई ताल्लुक नहीं हुआ, वो आगरा करता है। पेट्रोल की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज कि वो हर 15 दिन आपको अपडेट करनी पड़ती है। बाकी रहा सवाल तनख्वाह में कितना इजाफा होता है, तो मेरा ख्याल है सरकारी इदारों में मेरा ख्याल है 10-12% जो यूजुअली होता है वो हो जाएगा। अच्छा, अप टू 20% की भी कुछ आवाजें चल रही थी जी। अगर उनको बजट परमिट करेगा तो दे दें। मेरा ख्याल है जब आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं जी मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आप कहेंगे जी मैं इजाफा कर दूंगा तनख्वाह, मेरा ख्याल है नामुनासिब होगा, क्योंकि अब तो इन्फ्लेशन इखराजात में तो हमने कंट्रोल करना नहीं है अशफाक साहब। ये तो हमें पता है कि ये लोग कभी अपने एक्सपेंसेस को तो नीचे नहीं लाएंगे। नहीं, एक्सपेंसेस इनकी बात नहीं होती। देखिए, एक्सपेंस का सबसे बड़ा हेड कौन सा है, पहले आप ये देख लें, मार्कअप है। अब अगर अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम, अगर आईएमएफ आपको कहेगा कि नहीं, जो आपका डेल्टा बिटवीन योर इन्फ्लेशन एंड योर इंटरेस्ट रेट शेल बी पॉजिटिव और 4% रहना चाहिए, अगर 7% इन्फ्लेशन है तो 11% पे रखें, तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता, आपके रीजन में भी नहीं है कहीं पे। तो अगर आप ये रखेंगे 7% और 11%, 4% का फर्क, 4% का मतलब है 2000 अरब से ज्यादा आपको डेट सर्विसिंग ज्यादा करनी है सर। तो 2000 अरब अगर मैं वहां से कम कर दूं और अगर मैं रियल रेट पे ले आऊं उसको, तो मेरे तो फिस्कल डेफिसिट वैसे ही कम हो जाएगा। और मैं वो पैसे जो अगर 2000 बचते हैं, अगर मैं फिस्कल डेफिसिट कम ना करूं, तो मैं दो काम कर सकता हूँ। मैं अपनी सब्सिडी बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता हूँ। हमने एक पूरी एक थीम दी है इनको बजट के ऊपर। चले वो आप, मैं आपको भी भेजी है मैंने, वो कभी आप उस पर अगर आप बात करें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बेहतरीन, हम उस पर भी बात करेंगे अगली बार। अशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना कीमती वक्त देने का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। होपफुली आपको कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। आपसे मुलाकात होंगी द नेक्स्ट एपिसोड, जिधर हम कोशिश करेंगे कि थोड़े और जितने भी बजट के एस्पेक्ट्स हैं उनको ज़रा सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।